टू माय चैनल लॉ सिंप्लीफाइड। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है सेक्शन 6 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसका सेक्शन 6 है कि रिवोकेशन हाउ मेड, रिवोकेशन कैसे होती है। ठीक है, तो इसमें चार देखिए सब ये है पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला है कि ये प्रपोजल में भी मेक बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द प्रपोजर टू द अदर पार्टी। तो इसमें ये बात बहुत ध्यान देने वाली है, क्या चीज़ कि किसके द्वारा होना चाहिए, बाय प्रपोजर या प्रपोजर का कोई एजेंट हो सकता है, कोई भी, टू द अदर पार्टी। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि केवल प्रपोजर, एक्सेप्टर यहाँ पर नहीं दिया गया है। दूसरा क्या है, बाय द लैप्स ऑफ टाइम prescribed in such proposal for its acceptance, or if no time is prescribed by the lapse of reasonable time without communication of the acceptance। तो lapse of time मतलब कि टाइम निकल जाता है अगर जो भी एग्रीमेंट में दिया गया है उसके बाद रेवोकेशन नहीं हो सकता है, या कि अगर टाइम नहीं दिया गया है एग्रीमेंट में तो क्या होगा, तो जो भी रीजनेबल टाइम हो, रीजनेबल टाइम पता लगाएगा, मतलब इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट, तो वो उसी हिसाब से पता लग जाएगा कि उसी टाइप के बाकी एग्रीमेंट्स में कितना रीजनेबल टाइम होता है, या जो भी है वो जज डिसाइड करेगा। ठीक है, तीसरा क्या है, बाय द फेलियर ऑफ एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू द एक्सेप्टेंस। कंडीशन प्रेसिडेंस, देखिए कंडीशंस कई तरह की एग्रीमेंट में होती हैं। तो कंडीशन प्रेसिडेंट क्या होती है, कंडीशन प्रेसिडेंट वो होती है जो एग्रीमेंट से मतलब पहले होती है चीज़ें, आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्या होती है। ठीक है, चौथा पॉइंट है, द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर इज द फैक्ट ऑफ हिज इंसैनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ एक्सेप्टर बिफोर द एक्सेप्टेंस। तो ये बात बहुत जानने वाली है, क्या चीज़ कि कब इसकी नॉलेज में आ जानी चाहिए एक्सेप्टर की, बिफोर एक्सेप्टेंस। ओके, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, इसमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब हम लोग इसको डिटेल से देख लेते हैं। ठीक है, बाय रिवोकेशन, बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन, इसमें क्या है, एन ऑफर में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम, बाय नॉट एनी टाइम, द ऑफर में बी रिवोक्ड बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द प्रपोजर टू द अदर पार्टी। किसके द्वारा, प्रपोजर के द्वारा, प्रपोजर हो सकता है या कि उसका एजेंट होता है। इंडियन लॉज में क्या है, द नोटिस ऑफ रिवोकेशन कैन ओनली बी मेड बाय प्रपोजर और हिज एजेंट एंड नोबडी एल्स, और किसी के द्वारा नहीं हो सकता, केवल क्या होना चाहिए, प्रपोजर और इसका एजेंट, यही नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इंग्लिश लॉ में ऐसा नहीं है। इंग्लिश लॉ में क्या है, द ऑफर स्टैंड्स रिवोक्ड इवन थो ऑफरी कम्स टू नो अबाउट द रिवोकेशन ऑफ ऑफर थ्रू सम अदर सोर्सेस। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि इंग्लैंड में ऐसा नहीं होता है कि ज़रूरी नहीं है कि प्रपोजर के द्वारा पता चले, किसी और के द्वारा भी पता चल जाता है, तो भी हो सकता है। ठीक है, अपने इंडिया में ऐसा नहीं है। इसको एक एग्जांपल से हम लोग देख सकते हैं। क्या है, डिकिंसन वर्सेस डॉट्स, ये बहुत ही फेमस केस है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, ये क्या एक्सप्लेन करता है इंग्लिश लॉ को इस पॉइंट में, ये क्या पॉइंट है देखते हैं। जैसे सपोज ए है, ए ने बी को प्रपोज किया है, यहाँ पे ए मेड एन ऑफर टू बी फॉर द सेल ऑफ हिज प्रॉपर्टी। ठीक है, mentioning that the offer was open till 12th of June। तो 12th ऑफ जून तक इन्होंने एक प्रपोज़ल किया था कि आप तब तक आपके पास टाइम है कि आप एक्सेप्ट कर सकते हो। लेकिन हुआ क्या, 12 जून आने से पहले ही 11 जून को क्या हुआ, ए ने ये प्रपोज़ल सी को भी दिया और सी ने एक्सेप्ट कर लिया प्रॉपर्टी वाला। और ये बात बी को, जो यहाँ एक्सेप्ट ये पहले कहा था, है ना, बी को डी ने बताई कि ए ने सी को ये प्रपोज़ल किया और सी ने एक्सेप्ट कर लिया। अब ये बात बी की नॉलेज में आ गई है, किसके द्वारा, डी के द्वारा, प्रपोज़र के द्वारा नहीं आई है ना, इसके एजेंट द्वारा आई है, एक मिस्टर डी के द्वारा आई है। तो इसमें क्या हुआ, आफ्टर नोइंग दैट द प्रॉपर्टी हैड बीन सोल्ड, ठीक है, बी एक्सेप्ट द ऑफर and then sought to make A liable for the sale of property। A को liable ठहरा दिया
बी ने कि हमने तो प्रपोजल एक्सेप्ट कर दिया, आपने दूसरे को कैसे दे दिया, जब आपने मुझसे कहा था कि आप 12 तारीख तक प्रपोजल है। तो इसमें क्या डिसीज़न आया, इसमें कोर्ट ने क्या डिसीज़न दिया देखते हैं। कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने बोला बाई ए सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑन 11th of June द ऑफर ऑटोमेटिकली रिवोक्ड। मतलब जैसे ही ए ने इसको प्रपोज़ल किया था और सी को, और सी ने एक्सेप्ट कर लिया, वहाँ पे ये प्रपोज़ल ऑटोमेटिकली क्या हो गया, रिवोक्ड हो गया। इंडियन लॉ में ऐसा नहीं होता क्योंकि नोटिस नहीं गया है, लेकिन इंग्लिश लॉ में रिवोक्ड मान लिया गया कि भाई इन्होंने सी से कर लिया है प्रपोज़ल, तो आपकी जो है आपकी एक्सेप्टेंस की कोई यहाँ पे वो ही नहीं है लीगलिटी। ठीक है, ये हो गया। तो ये देखिए, ए सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑन 11 जून द ऑफर ऑटोमेटिकली stood revoked after B came to know about the revocation he could not accept the same। जब एक इसको पता चल गया था बी को, तो वो कैसे एक्सेप्ट कर सकता है, नहीं कर सकता, वो तो रिवोक हुई है ऑलरेडी। This case also explains even though the offer was originally made open till 12th of June, the same could still be drawn earlier than that। अगर 12 तारीख को बोला गया था तो उससे पहले प्रपोज़ल को पूरी आज़ादी है कि वो विड्रॉन कर लेता। ठीक है, अब आ गया सेकंड पॉइंट। आई होप आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि नोटिस कितना इम्पोर्टेंट होता है अपने इंडिया में। बट अगर आप इस टाइप से, अगर आपका क्वेश्चन आया और आपने इस टाइप से ये ये आपने कर दिया ये कि इंग्लिश लॉ से कंपैरिजन कर दिया, तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं इसमें। तो कंपैरिजन कभी कभी करना और कंपैरेटिव लॉ करना से आपको अच्छे मार्क्स मिलते ही हैं। ओके, तो अब आया बाई लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम में क्या होता है, द ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड। जो टाइम दिया गया है एग्रीमेंट का, उसी में आपको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, फॉर द पर्पस द एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड विद इन ए रीजनेबल टाइम। इफ द एक्सेप्टेंस इज मेड विद इन ए prescribed time or the reasonable time as the case may be, it automatically stands revoked। ठीक है, क्या क्या समझे आप लोग? इसमें ये समझ में आता है हमें कि जो ऑफ़र है वो एक प्रिस्क्राइब टाइम जो एग्रीमेंट में दिया गया है, आपके प्रिस्क्राइब टाइम, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसी में आपको एक्सेप्ट करना है। अगर उससे टाइम, जैसे कि 12th of June है, इसमें अगर 12th of June ये टाइम दिया गया है, इसी में अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, नहीं एक्सेप्ट किया तो ये क्या हो गया, रिवोक मान लिया गया, ये हो गया। और अगर प्रिस्क्राइब टाइम दिया ही नहीं गया है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में देखा जाता है कि रीज़नेबल टाइम क्या है। रीज़नेबल टाइम, अब ये रीज़नेबल टाइम क्या है, ये कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या है रीज़नेबल टाइम। ये एक मैटर ऑफ फैक्ट है जो कि कोर्ट बताएगी। ऐसे हर मैटर में अलग अलग हो सकता है और ये जज के डिस्क्रिप्शन पे है वो क्या बताता है। वैसे भी जो आसपास के केसेस हैं उस हिसाब से, उसी टाइप के जो और केसेस है उसमें क्या रीज़नेबल टाइम होता है उसी से पता लगाया जा सकता है। इसको एक एग्जांपल के देख लेते हैं। एक एग्जांपल इसका कि ए है, ए ने क्या किया है, मेक्स एन ऑफ़र टू परचेज शेयर्स इन जून। उसने कहा है कि ऑफ़र दिया है क्या, शेयर खरीदने का जून में। लेकिन बी ऑफ़र इज़ एक्सेप्टेड बाय द अलॉटमेंट ऑफ शेयर इन नवंबर। बी ने कब किया, शेयर्स के अलॉटमेंट एक्सेप्ट किया, ऑफ़र इज़ एक्सेप्टेड बाय अलॉटमेंट ऑफ शेयर कब, बाय इन नवंबर। तो देखिए जून की बात हुई और नवंबर में इन्होंने एक्सेप्ट किया, तो इट्स टू लेट। ठीक है, तो द एक्सेप्टेंस इज़ नॉट मेड विद इन अ रीजनेबल टाइम। ऐसे में क्या हो गया, ये आपका ऑटोमेटिकली रिवोक्ड हो गया। इसमें तो नोटिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं होगी, ये ऐसे ही रिवोक्ड मान लिया जाएगा। तो ये जो केस है ये है रैम्सगेट विक्टोरिया होटल वर्सेस मॉन्टफ्योरे का। ये एक बहुत ही लीडिंग केस है, इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आप इसको इस तरह से लिख देते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स में मिल जाएंगे। इसमें क्या डिसीज़न आया, तो यही डिसीज़न आया था कि रीज़नेबल टाइम से ज़्यादा हो गया था। और खैर ए कैन टेक अ प्ली, क्या क्या प्ली ले सकता है ए,
that the offer has lapsed by its non-acceptance within a reasonable time and he is not bound to take the shares. तो ये प्ली ले सकता है कौन? ए। अब ये रिवोकेशन हो गया। तीसरा आया मेरा पॉइंट, बाय द फेलियर ऑफ टू फुलफिल ए कंडीशन प्रेसिडेंस। कंडीशन प्रेसिडेंस क्या होते हैं ये भी अभी देखते हैं हम लोग। व्हेन द ऑफर इज सब्जेक्ट टू सम कंडीशन प्रेसिडेंस सच ए कंडीशन हैज़ गॉट टू बी फुलफिल्ड बाय एक्सेप्टर। ठीक है, अगर नहीं एक्सेप्टर द्वारा फुलफिल की गई तो रिवोकेशन हो जाएगा। जैसे क्या हो सकता है, जैसे डिपॉजिट ऑफ अर्नेस्ट मनी या एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। कुछ डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है वेरिफिकेशन वगैरह, और वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो एक्सेप्टर नहीं ला पाया या फेल हो गया, तो ऐसे में क्या माना जाएगा कि आपका जो वो था एग्रीमेंट वो ख़त्म हो गया, यहाँ पे रिवोक्ड हो गया। पांचवा आया, चौथा पॉइंट आया, बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द ऑफर। तो देखिए डेथ में तो वैसे भी कोई बंदा कुछ नहीं कर सकता, और इंसैनिटी ये आगे भी एक इसका भी एक वो है सेक्शन कि जो इंसियन पर्सन हैं वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर इंसियन हो गया है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, बेकार हो गया। और कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ है मतलब एक्सेप्टेंस से पहले, तो रिवोक मान लिया जाएगा। ठीक है, एन ऑफर इज रिवोक्ड बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द proposer if the fact of his death or insanity comes to the knowledge of the acceptor before acceptance। ठीक है, बिफोर एक्सेप्टेंस क्यों? क्योंकि अगर भाई एक्सेप्टेंस होगी फिर तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, फिर तो दूसरा उसमें चीज़ें होंगी। लेकिन अगर एक्सेप्टेंस से पहले ही मालूम हो गया तो ख़त्म, बात ख़त्म हो गई, रिवोक्ड हो गया। उसने कह दिया भाई इसका फ़ायदा ही क्या है, तो रिवोक्ड हो गया ना। पागल आदमी से कोई थोड़ी एग्रीमेंट करेगा, या तो मरे हुए से भी नहीं कर सकता, ये तो बात जाहिर सी है। तो द डेट ऑफ ऑफरी ऑटोमेटिकली पुट्स एन एंड टू द ऑफर। तो ये ऑटोमेटिकली अपना हमारा यहाँ पे रिवोक्ड माना जाएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया, आई होप कि समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।